गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम रहा 1451 से 1556 ईस्वी। इस समय तक लोधी वंश कार्य में रहा। अब इसके जो प्रथम शासक रहे वो थे बहलोल लोधी। इनका समय रहा 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दे से उतारकर लोधी वंश की नींव डाली। बहलोल ने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। उसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। देखिए, इसकी एक प्रमुख विशेषता कि वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि सरदारों के मध्य बैठता था। उसने बहलोली सिक्के चलाए। अब है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का इतना ही है कि वो सिंहासन पर कभी नहीं बैठा और वो किसके मध्य में बैठता था? सरदारों के मध्य में बैठता था। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। अब देखिए, सिकंदर लोधी का टाइम समय रहा हुआ है 1489 से 1517 ईस्वी तक का। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा नगर की स्थापना की। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया और नाप के लिए एक पैमाना, किसके लिए? मेजरमेंट के लिए एक पैमाना जो कि गजे सिकंदरी, उसी ने प्रारंभ किया, जो प्राय 30 इंच का होता था। उसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद करा दिए थे। उसने हिंदुओं पर जजिया कर उन्हें लगा दिया। वह दाढ़ी नहीं रखता था। वह कगुल लग्जी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। इसकी कुछ ज़्यादा ही विशेषताएं बता दी गई है। इसने बहुत अच्छा काम किया, कुछ अच्छा किया तो कुछ इसने कुछ हिंदुओं के पक्ष में था तो कुछ नहीं था। अब देखिए, इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य में किसका शासनकाल रहा? इब्राहिम लोधी का रहा। सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। उसने लोहानी, फार्मूले एवं लोधी जाति के शक्तिशाली सरदारों के विरुद्ध दमन की नीति चलाई। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। अब देखिए, घटोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। इसमें भी इब्राहिम लोधी की हार हुई। इब्राहिम लोधी के अलावा भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि पर नहीं मारा गया। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही लोधी वंश का अंत हो गया। यानी अब तक हमने जो भी पढ़े वो है, जैसे तुगलक वंश है, गुलाम वंश है, 5 वंशों की जानकारी हमने हासिल कर ली है कि 5 वंश कौन कौन से रहे और इनमें शासक कौन कौन से रहे। जिसमें सबसे ज़्यादा जो शासक बताए गए हैं वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश में कम से कम 5 या 6 शासकों ने राज किया था। अब है प्रांतीय राजवंशों का उदय। अब तक हमने जाना वंश, ठीक है। अब प्रांतीय राजवंश, ठीक है। अब राजवंशों में लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? पतन हो गया। जैसे जैसे ये 5 वंश आए, 5 वंश आते ही जैसे इनका शासनकाल समाप्त हुआ, उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रांतीय राजवंशों का उदय। अब देखिए, प्रांतीय राजवंश कौन कौन से हैं, एक नज़र हम इन पर डाल लेते हैं शॉर्टली। सबसे पहले है विजयनगर। विजयनगर जो राजवंश था उसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। इसका शासनकाल रहा 1336 ईस्वी से स्टार्ट होता है। फिर है बंगाल प्रांतीय राजवंश। इसके जो संस्थापक रहे अलाउद्दीन अली शाह। फिर है कश्मीर, कश्मीर राजवंश, शाह मिर्जा अथवा शाहमीर। फिर है मालवा राजवंश। इसमें हुसैन खां गोरी दिलावर खां, और इसका समय रहा 1401 ईस्वी से। फिर है मारवाड़, और इसके जो संस्थापक थे वो चुंद थे और इसका समय था 1344 ईस्वी।
6 नंबर पे है जौनपुर। जौनपुर राजवंश, इसके संस्थापक मलिक सरवर या सर के वंश से थे और समय है इनका 1344 ईस्वी से। और 7th पे है खानदेश, मलिक राजा फारूकी और 1399 ईस्वी। फिर है गुजरात राजवंश, इसके संस्थापक थे जफर खां या मुजफ्फर शाह और इसका समय रहा 1401 ईस्वी। फिर अपना जो इम्पोर्टेंट है वो है बहमनी साम्राज्य, बहमनी राजवंश और इसके संस्थापक जफर खां अलाउद्दीन और हसन बहमन शाह। अब देखिए, जो हम इम्पोर्टेंट जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम करेंगे विजयनगर के बारे में और दूसरा बहमनी साम्राज्य के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। इसका समय रहा 1336 से 1650 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नगर के 5 पुत्रों में से संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने गुरु विद्यारण्य और सायण की प्रेरणा से की। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन रहा। अब 4 राजवंश भी इसमें कौन कौन से रहे, आइए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, शासनकाल इनका 1336 से 1435 ईस्वी। फिर आता है सेकंड नंबर पर सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालू, इनका समय रहा 1485 से 1505 ईस्वी। फिर है तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और टाइम पीरियड इनका रहा 1505 से 1570 ईस्वी। फिर है अराविड वंश और इसके संस्थापक तिरुमल। अब सबसे पहले इनका टाइम पीरियड रहा 1570 से 1650 ईस्वी। अब सबसे पहले जैसे जैसे हमने 1 बाय 1 को जाना, इसके संस्थापक को जाना, इसके शासनकाल को जाना, अब वैसे ही हम स्टार्टिंग में लेते हैं सबसे पहले संगम वंश। हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश की स्थापना की। हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1365 ईस्वी ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। उसने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी यानी 1340 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था। बुक्का प्रथम ने चीन में दूतमंडल भेजा। उसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया, जिससे रायचूर दोआब पर विजय का अधिकार हो गया। उसने वैद्यमार्ग की प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। अब देवराय प्रथम को राज्यारोहण के साथ ही फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें देवराय की हार हुई तथा देवराय को 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। उसे फिरोज शाह बहमनी के साथ अपनी पुत्री का भी विवाह करना पड़ा। 1410 ईस्वी में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली काउंटी ने विजयनगर की यात्रा की। उसके दरबार को हरिविलास के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित कर रहे थे। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। ईरानी राजदूत अरबुजाक ने विजयनगर की यात्रा की। तिरुपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक रहा। अब है हमारा सेकंड नंबर पे सालू वंश, जिसके संस्थापक नरसिंह सालू को बताया गया है। अब देखिए, विजयनगर के बाद में हमारा सालू वंश शुरू होता है। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संगम वंश का प्रथम बलापहार के द्वारा पतन हो गया। नरसिंह सालू ने अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया। फिर है तुलु वंश।
अब देखिए तुलु वंश का थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, सारा वंश का बहुत कम दिया गया है, इसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है तुलु वंश, ये है 1505 से 1570 ईस्वी। सालू नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र इस्मादी नरसिंह के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया था। वयस्क होने पर नरसा नायक से उसका विवाद हो गया, जिसके कारण नरसा ने उसे पेनकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी जाती है। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासन सत्तारूढ़ हुआ। कृष्णदेवराय जो कि 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के महानतम एवं भारत के महान शासकों में से था। 1513 ईस्वी में उसने गजपति शासक से उदयगिरी एवं 1520 ईस्वी में बीजापुर को पराजित करके रायचूर दुआब पर अधिकार किया। उसके पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, जिसका कारण था घोड़ों की आपूर्ति तथा बीजापुर से शत्रुता। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। उसके दरबार में तेलुगु में 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे। विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण देने के कारण ही उसे अभिनव भोज या आंध्र भोज कहा जाता था। उसने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुरम नामक नगर की स्थापना की। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डिमिगो पायस विजयनगर आया। एक पुर्तगाली यात्री डुवार्ट जारबोसा भी उसके काल में विजयनगर आया। अब हमारा लास्ट आर्वेड वंश। इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, शॉर्टली है, इसको हम जानते हैं। तालिकोटा के युद्ध में के पश्चात रामराय के भाई तिरुमल्ल ने सदाशिव राय को पदस्थ कर तुलु वंश का अंत किया एवं आर्वेडु वंश की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी वेनेगोंडा बनाई।